चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है। हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश स्थापना के किन्हीं 3 उद्देश्यों का उल्लेख करें। ये भी चैप्टर नंबर 3 से है। हिंद चीन में फ्रांसीसी लोग आए, उपनिवेश उसको बनाए, उसका क्या उद्देश्य था? अगर जो कोई किसी को हराता है, किसी गुलाम बनाता है, किसी पे अपना सैनिक का खर्चा कर करके उससे अपना अधिकार जमाता है, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता तभी तो करता है। तो फ्रांसीसी भी आए तो उसका क्या उद्देश्य था उपनिवेश स्थापना करने का? तो फ्रांसीसियों ने हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में उपनिवेश स्थापित किए। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। देखिए हिंद चीन मतलब क्या है? हिंद चीन में कौन कौन सा देश आते हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो फ्रांसीसी जब यहाँ आए तो उसका उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था आर्थिक लाभ प्राप्त करना। उन्हें अपने उद्योग के लिए कच्चा माल और बाजार चाहिए था। सबसे पहले आर्थिक मजबूती, आर्थिक मतलब पैसा में उसको वृद्धि होना चाहिए, तो इसलिए क्या किया वो, उससे कच्चा माल वहां पे और बाजार के लिए बहुत ही जरूरी समझा। क्या? हिंद चीन को। धार्मिक प्रसार, फ्रांसीसी मिशनरियों ने ईसाई धर्म फैलाने का कार्य किया। वो धर्म भी फैलाने का काम किया हिंद चीन में आकर के। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। राजनीतिक नियंत्रण, एशिया अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। वो चाहता था कि अगर जो हिंद चीन अगर जो मेरा कंट्रोल में हो जाएगा, यदि वो मेरा उपनिवेश बन जाएगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, एशिया पर ही हम अधिकार कर सकते हैं, वहां पे सेना स्थापना कर करके। अब देखिए इन उद्देश्यों के कारण फ्रांसीसियों ने स्थानीय संस्कृति को कमजोर किया और जनता का शोषण किया। अब जब धीरे धीरे इसमें व्यापार करने के उद्देश्य से कोई भी यूरोपीय कंपनियां आती थी और धीरे क्या करती थी, उस पर शोषण करना शुरू कर देती थी जिस देश में वे आती थी। तो देखिए इसका मुख्य बिंदु क्या हो गया? आर्थिक शोषण और धार्मिक प्रचार के लिए, राजनीतिक विस्तार के लिए हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना किया फ्रांसीसियों ने। चलिए प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है। किन 3 प्रतिक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों का स्थापना निर्णायक रूप से हुई? 3 प्रतिक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना हुई। कौन कौन? आधुनिक शहरों की स्थापना 3 प्रमुख प्रतिक्रियाओं से हुई। पहला औद्योगिकरण, कारखानों के कारण रोजगार और जनसंख्या शहरों में बढ़ी। देखिए भैया क्वेश्चन क्या कहा, किन 3 प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना हुई? आधुनिक शहर का स्थापना जो हुआ, बड़े बड़े शहर, नए नए शहर बना, उसका क्या कारण था, क्या निर्णायक रहा? तो औद्योगिकरण, कारखानों के कारण रोजगार और जनसंख्या शहरों में ज्यादा बढ़ गया। परिवहन का विकास हुआ, मतलब रेलवे, सड़क, जहाजों, ये सब आया। व्यापार का विस्तार हुआ, वैश्विक व्यापार से शहर आर्थिक केंद्र बने, विश्व से लोग आकर के जो बड़े बड़े शहर थे वहां पर क्या करने लगा, व्यापार करना शुरू कर दिया। इन प्रक्रियाओं ने गांव से लोगों को शहर की ओर आकर्षित किया, औद्योगिक जीवन शैली का विकास हुआ। जब बड़े बड़े कंपनियां जब किसी देश में जाने लगी, जब किसी देश में जाकर के गए, वहां स्थापना करने लगे, तो कंपनी का स्थापना करने के कारण क्या हुआ, मजदूर लोग वहां काम करने के लिए आने लगा। और जब काम करने के लिए आने लगा तो क्या हुआ, परिवहन भी मजबूत हुआ और व्यापार भी बढ़ा, औद्योगिक उद्योग का भी विकास होना शुरू हो गया और लोग गांव से शहर की ओर आने लगा। इससे क्या हुआ, शहरीकरण का भी विकास हुआ, आधुनिक जीवन शैली में भी बदलाव आया। तो मुख्य बिंदु क्या देखना है प्यारे बच्चों, औद्योगिक विकास, व्यापार केंद्रों की स्थापना, परिवहन व्यवस्था में सुधार। अब देखिए प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर दिया है, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण मतलब होता है पूरे विश्व की कंपनियां जब किसी दूसरे देश में जाकर के अपना रोजगार करती है, कंपनी का स्थापना करती है, तो क्या होता है, दोनों देश एक दूसरे से मिलता है। अगर जो मान लिया जाए कि अमेरिका की कंपनियां भारत देश में आई, भारत देश में व्यापार किया, तो भारत वाले लोग भी अमेरिका में जाकर के व्यापार करते हैं, तो दोनों देश एक दूसरे के देश में व्यापार करते हैं। इससे क्या होता है, आपसी मजबूती होती है, व्यापार बढ़ता है और दोनों की अर्थव्यवस्था आपस में मिलती है, वही होता है भूमंडलीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, वैसा कंपनियां जो सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे विदेशों में भी जाकर के कंपनी का स्थापना करता है, और सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे देश में भी उस कंपनी की मतलब वस्तुएं बिकती है, वो क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भूमंडलीकरण की मुख्य शक्ति है। एक कंपनी एक देश में उत्पादन कर कई देशों में व्यापार करती है। उन्होंने नए रोजगार दिए, तकनीकी फैलाए और उपभोक्ता बाजार बढ़ाया, लेकिन इनके कारण स्थानीय लोग उद्योग का भी नुकसान हुआ। मतलब अगर जो मान लिया बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गए, पहले क्या होता था, सूप देखते हैं ना, सूप लोग हाथ से बनाते थे, अब प्लास्टिक का सूप आने लगा।
तो क्या हुआ, जो हाथ से जो बनाने वाला सूप था उसी की कीमत में क्या हुआ, गिरावट भी आया और उसकी मांग भी धीरे धीरे कम होने लगी। तो यही सब चीज दिक्कत होने लगा। वे विश्व के देशों को एक आर्थिक जाल में बांधती है, जिससे पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव बनती जा रही थी। मतलब पूरी दुनिया क्या हो रही थी, एक दूसरे से जुड़ रही थी, क्योंकि व्यापार एक देश से दूसरे देश में भी किया जा रहा था। देखिए मुख्य बिंदु, वैश्विक व्यापार का विकास हुआ, है ना, रोजगार और तकनीकी में वृद्धि आई, स्थानीय बाजार पर प्रभाव पड़ा, आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई, कंपनी के आने से कितने लोग अमीर बनते चले गए और कितने लोग गरीब भी होते चले गए। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या कहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध करना था। गांधी जी ने दांडी यात्रा द्वारा नमक कानून तोड़ा। देश भर में लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और कर न देने का अभियान चलाया। इस आंदोलन ने जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता की भावना को बल दिया। पहले बच्चों देखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कितना वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया, आरंभ किया गया, चलाया गया। इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के अन्यायपूर्ण जो कानून जो है उसको क्या करना है, विरोध करना है शांतिपूर्वक। महात्मा गांधी अहिंसा का पुजारी थे, अहिंसा पे जोर देते थे, लेकिन अंग्रेज उसका विपरीत था, वो हिंसा करवाता था। तो इसका सविनय आंदोलन का मेन उद्देश्य था, जो भी अंग्रेज के द्वारा जो भारत के विरोध में जो कानून बनाया गया है उसको शांति ढंग से उसका विरोध करना। और महात्मा गांधी दांडी यात्रा आरंभ किया और नमक कानून को तोड़ा और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्त्र बनाने का आदेश दिया। उसी समय महात्मा गांधी चरखा के द्वारा खुद वस्तुएं, मतलब खुद कपड़ा का निर्माण करने के लिए चालू किया और कहा, अंग्रेज को बोला कि हम लोग कर नहीं देंगे, टैक्स जो लेता था उसको नहीं देंगे। इससे क्या हुआ, लोगों को इस आंदोलन ने क्या किया, जनता एकजुट किया और स्वतंत्रता प्राप्ति करने की भावना लोगों में और ज्यादा जगाई। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है, यह 1930 में आरंभ हुआ, दांडी यात्रा शुरुआत हुई, कर ना देने का नारा, स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली। ये सब सारे पॉइंट को क्या करना है, देखना है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए प्यारे बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के किन्हीं 5 कारणों की व्याख्या करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आया, इसके क्या 5 कारण था, क्यों हुआ एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके कारण क्या थे। सबसे पहला, नमक कानून, अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उसको विरोध किया। आर्थिक शोषण, किसानों मजदूरों का स्थिति खराब थी, अंग्रेज के द्वारा उसको शोषण किया जाता था। ब्रिटिश अत्याचार, दमनकारी कानून लागू किया गया, रूरल टैक्स सब कानून लाया गया था, दमनकारी नीतियां, जिससे स्वतंत्रता को क्या करा जाए, दबाया जाए। स्वराज की मांग, भारतीय अपने अधिकार चाहते थे, वे चाहते थे हमको आजाद करो, हमको अपना अधिकार दो। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने अहिंसा के मार्ग से संघर्ष का आह्वान किया, उन्होंने महात्मा गांधी नेतृत्व किया सविनय आंदोलन का, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ताकि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े। इन्हीं कारणों पूरे देश में आजादी की लहर पैदा करी। मुख्य बिंदु क्या हो प्यारे बच्चों, नमक सत्याग्रह, स्वराज की मांग, अंग्रेज अत्याचार के विरोध में जन जागरण। इस सारे पॉइंट को देखना है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का उल्लेख करें। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 5 में भी आता है कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन हुआ, उसमें महात्मा गांधी क्या क्या योगदान था। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था भारत की आजादी में। तो महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से जनता को संगठित किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी ने गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज उठाई और सामाजिक एकता पर बल दिया। उनका नेतृत्व देश को आजादी की दिशा में ले गया। महात्मा गांधी भारतीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिए। वे जब अफ्रीका से लौटे सन 1915 ईस्वी में, तो क्या हुआ, वे सबसे पहले चंपारण पहुंचे और चंपारण से ही अपना सबसे पहला आंदोलन शुरुआत किया। वो बिहार के चंपारण से वो नील की खेती के समय जो आंदोलन हुआ उसमें वो हमेशा मजदूरों, किसानों के
अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे, अहिंसा का पुजारी थे। और वे क्या करते थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन का शुरुआत किए, असहयोग आंदोलन चलाए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए और भारत के विकास में, भारत के स्वतंत्रता में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाए। उसका मुख्य बिंदु क्या आएगा प्यारे बच्चों, अहिंसा का सिद्धांत पे चले, राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया, जन आंदोलन की शुरुआत और सामाजिक सुधारों पर जोर दिए। कौन? महात्मा गांधी। अब देखिए प्यारे बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। औद्योगिकरण जब औद्योगिकरण आया, उद्योग का स्थापना हुआ, तो क्या हुआ, उससे क्या क्या परिवर्तन हुआ देखिएगा। तो शहरों का विकास हुआ, शहर का विकास हुआ, ग्रामीण लोग क्या किए, शहर में आने लगे और उद्योग स्थापना के कारण उसको रोजगार मिला और शहर का विकास हुआ। मजदूर वर्ग का निर्माण, फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में लोग काम करने लगे। जब स्थापना हो उद्योग का तो फैक्ट्री में क्या करने लगे, मजदूर बाहर से आकर के काम करना शुरू किए और मजदूर वर्ग का निर्माण हुआ। नई मशीनों और तकनीकों का प्रयोग हुआ, उत्पादन तेजी से हुए, नए नए मशीन बना, इससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुआ। सामाजिक असमानता, अमीर गरीब का अंतर बढ़ा, अमीर लोग जो मालिक थे फैक्ट्री का वो बहुत ही अमीर होते चल गए, बेचारे मजदूर गरीब गरीब ही रह गया। इससे क्या हुआ, अमीरी गरीबी के बीच में असमानता भी देखने को मिला। हाल की इससे शिक्षा परिवहन का विकास हुआ, जब औद्योगिक क्रांति आया तब परिवहन हुआ, परिवहन का विकास हुआ, है ना, शिक्षा भी लोगों में आई। मुख्य बिंदु क्या है, शहरीकरण, तकनीकी उन्नति, मजदूर वर्ग का उदय, सामाजिक परिवर्तन, ये सब क्या है, इसका मुख्य बिंदु है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय प्रेस की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय प्रेस, याद कीजिए उस समय का दौर जब अंग्रेजों का शासन हो और भारत वाले लोग अंग्रेज के खिलाफ अपने समाचार पत्रों, अपने अखबारों में लिखे, अंग्रेज लोग वे अखबार को भी पढ़ते थे। उस समय की बात है भारतीय प्रेस की क्या क्या विशेषता था। तो भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके 3 प्रमुख विशेषता, जन जागरण का माध्यम, प्रेस ने लोगों को देश की स्थिति से अवगत कराया, प्रेस ने लोगों को देश की स्थिति से अवगत कराया, प्रेस ने देश की स्थिति से अवगत कराया। समाचार पत्र में लिखा कि देश का आर्थिक स्थिति कैसा है, देश का किसानों की स्थिति कैसा है, देश का मजदूरों की स्थिति कैसा है, समाचार पत्र में इसका जिक्र किया और देशवासी उसके बारे में जाने कि बाहर से कोई लोग आकर के हमारे देश में क्या शासन कर रहा है। राष्ट्रीय एकता का प्रसार, अखबारों ने भारतीय सूत्र में बांध दिया। अखबार में ऐसे ऐसे शब्द लिखे जाते थे, ऐसे ऐसे भावनात्मक कविता लिखे जाते थे कि लोग उसको पढ़ते थे और उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना जाग जाती थी। अंग्रेजी नीतियों का विरोध, प्रेस ने सरकार की गलत नीतियों का आलोचना किया। प्रेस में जो अंग्रेजों का जो गलत नीतियां था, जो भारतीय लोगों की आवाज को दबाने के लिए जो नीतियां बनाई गई थी, उसको उन्होंने आलोचना किया। उसको भारत के समाचार पत्रों के माध्यम से भारतवासियों को दिखाने का प्रयास किया और बोला कि देखो और जानो कि भारत पर कितना अत्याचार अंग्रेज लोग कर रहे हैं। प्रेस ने समाज में शिक्षा, विचार, स्वतंत्रता की भावना फैलाने में अहम भूमिका निभाया भारतीय प्रेस ने, और स्वतंत्रता में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर जो भारतीय प्रेस लोगों को अवगत नहीं करवाता अंग्रेज के जो नीतियां थी उससे, तो क्या भारतवासी जान पाते? तो ये क्या हुआ, प्रेस का स्वतंत्रता में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। मुख्य बिंदु देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या स्वतंत्रता का प्रचार, जनता की आवाज उठाया, शासन की आलोचना, ये सारी चीज किए। चलिए प्यारे बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। आज के परिवर्तनकारी युग में प्रेस की भूमिका पर आलोचनात्मक टिप्पणी। आज देश स्वतंत्र हो गया, कितना वर्ष बीत गए, आज के जो प्रेस है वो पुराने जो भारतीय प्रेस था उससे कैसे भिन्न हो गया। तो देखिएगा, आज प्रेस समाज का दर्पण है। यह जानकारी, शिक्षा और जनमत निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन कई बार प्रेस पक्षपातपूर्ण भी हो जाता है, जिससे सच्चाई दब जाती है। डिजिटल मीडिया के बढ़ाने से खतरे तेजी से फैलती है, पर गलत सूचनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर भी एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस लोकतंत्र की नींव है। पहले उसे देखिएगा, प्रेस जो है बहुत ही बड़ा भूमिका रखती है समाज के निर्माण में। लेकिन क्या है, आजकल प्रेस जो है सिर्फ जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उन्हीं का बड़ाई करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गोदी मीडिया। आज देख रहे हैं बहुत सारे महिला पत्रकार, अंजना ओम कश्यप,
बहुत ही बड़ाई करते हैं सरकार के, वैसे वैसे नीतियां दिखाते नहीं है, कहीं बेरोजगारी की बात नहीं करती है, हमेशा सरकार का बड़ाई करती है, कभी गरीबी पे बात नहीं करती है। तो ये सब चीजें हैं आज के प्रेस में। लेकिन फिर भी प्रेस समाज का दर्पण है, उसको शिक्षा रोजगार की बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रेस जब तक स्वतंत्र नहीं होगी और स्वतंत्र रूप से जनता के हित के लिए काम नहीं करेगी तो देश का बदलाव संभव नहीं है। क्योंकि लोग प्रेस से जुड़ते हैं, आप प्रेस को सुनते हैं, उसको देखते हैं, और जब तक प्रेस नहीं मजबूत रहेगा तो क्या होगा, लोकतंत्र बड़ा ही कमजोर बनते चला जाएगा। प्यारे बच्चों, मुख्य बिंदु क्या है? जनमत निर्माण में भूमिका, सूचना का प्रसार, पक्षपात की समस्या, लोकतंत्र का स्तंभ, ये सब इसका मुख्य। चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में ब्रिटिश सरकार ने किया। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुआ? 1916 में। कौन किया? ब्रिटिश सरकार। क्यों? भारत में किसका शासन था? ब्रिटिश सरकार का ही शासन था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में औद्योगिक विकास की स्थिति का अध्ययन करना और सुधार के सुझाव देना। भारत में उद्योग की कैसा स्थिति है, क्या भारत में उद्योग का विकास हो सकता है? अगर विकास हो सकता है तो कैसे विकास होगा, इसके लिए योजना बनाना और सुझाव देना। आयोग ने उद्योग को प्रोत्साहन देने, तकनीकी शिक्षा बढ़ाने और श्रमिकों की स्थिति सुधारने की सिफारिश की। आयोग क्या किया? उन्होंने बोला तकनीकी शिक्षा को बढ़ाओ और जो श्रमिकों का स्थिति, जो दयनीय स्थिति है, श्रमिकों की जो स्थिति है उसमें बदलाव लाओ, उसको सुधारो। हालांकि इसका लाभ अंग्रेजों के हित में अधिक था, फिर भी इससे भारत में औद्योगिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। मतलब इसका ज्यादा लाभ हो तो अंग्रेज को दिखता था, अगर जो मजदूर अच्छा सा काम करेंगे तो फायदा किसका होगा? अंग्रेज का फायदा होगा। लेकिन फिर भी वो भारत के लिए एक अच्छी नीति थी। भारत लोग इसके जो मजदूर थे इस आयोग के माध्यम से अपनी मांग को रखते थे, और जो ब्रिटिश कंपनियां थी उसमें सुधार लाती थी और श्रमिकों के हित में कार्य करती थी। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका मुख्य बिंदु क्या है? स्थापना कब हुआ? 1916 ईस्वी में। उद्देश्य क्या था? औद्योगिक सुधार, श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन, तकनीकी शिक्षा पर बल। देखिए प्यारे बच्चों, हम बार मुख्य बिंदु इसलिए बोल रहे हैं, अगर जो मुख्य बिंदु भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, तो एग्जाम में आप लोग को कुछ न कुछ नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा सा इस सब पे भी ध्यान देना।